गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो देखिए, उस टॉपिक का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखिए, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट होके इस तरह का और वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक को जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है, ऐसा तत्व है जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और इसका परमाणु संख्या 6 होते हैं। तो देखिए, इसका क्या क्या उपयोग है, पहले हम लोग उपयोग इसका जानते हैं। तो देखिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। कार्बन का उपयोग हम लोग भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो खाते हैं उसमें कार्बन रहता है। कपड़े में हम लोग यूज करते हैं। पुस्तक, जितना दवाइयाँ बनी होती है सब में कार्बन इत्यादि वस्तुएं मुख्य रूप से कार्बन तत्व पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला यूज। अब देखिए दूसरा यूज है कि जितना भी सजीव वस्तुएं हैं सबकी संरचनाओं में ये कार्बन पे ही आधारित होते हैं। तो बोल सकते हैं सभी सजीव संरचनाएं कार्बन तत्व पर आधारित होते हैं। ठीक है, और भूमि में हम लोग जानते हैं कि भूमि में यदि खनिज बोला जाए तो खनिज में कार्बन की मात्रा 0.02% होता है, लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बोला जाए यदि हमारे वायुमंडल में तो वो 0.03% होता है। वही लिखा है, भूमि में खनिजों के रूप में 0.02% कार्बन तथा वायुमंडल में 0.03% CO2 उपस्थित है। कार्बन यौगिकों के गलनांक जो होते हैं वो बहुत ही अन्य यौगिकों के अपेक्षा गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि कार्बन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक अन्य आयनिक यौगिकों की तुलना में बहुत ही कम होते हैं। तो कार्बन यौगिक जो होते हैं, कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन एक अपवाद है जो है ग्रेफाइट। तो देखिए, वही चीज लिखा है कि कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, उसका एक अपवाद है जो कि सुचालक होते हैं, वो है ग्रेफाइट। ठीक है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, अभी मैंने आपको बता दिया था। और इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ये कितनी होती है, ये 4 होती है। तो देखिए, यदि हम लोग कार्बन के बारे में, कार्बन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो देखिए, पहला जो कोष है उसमें 2 रखेंगे। टोटल 6 परमाणु संख्या है, इसलिए पहला कोष में 2 रखें और बाहर वाला कोष में 4 रखेंगे। और जो बाहर वाला कोष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, बाहर वाला कोष में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसी को उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है उसकी संयोजकता भी 4 होती है। तो 4 जो संयोजकता होगी वो 4+ या 4- होगी। और यदि 4+ होगा इसका मतलब वो 4 दान दे सकता है, मतलब दे सकता है, मतलब किसी को दे सकता है। और यदि 4 मतलब वो 4 ले सकता है। तो 4 वो लेके अपना 8 बना सकता है। 8 बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। ठीक है, ताकि वो उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास है उसको हासिल कर सके या बैलेंस हो सके। ठीक है, तो 8 कैसे वो हासिल कर सकता है, या तो वो 4 लेके या तो 4 दे के। इसीलिए 4+ इसका 4+ या 4- इसका संयोजकता होता है। ठीक है, तो संयोजकता के बारे में भी पता चल गया। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, 4 होता है बाहर वाला कोष में। ठीक है, तो 4 इसका हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, कार्बन को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है, जो आपको अभी मैंने बताया कि 4 इसका है, इसीलिए 4 दे सकता है। तो इसका यदि 4 दे देता है तो इसका जो पहला कोष है उसमें 2 ही रह जाएगा, तो ये बैलेंस रहेगा। और यदि 4 लेता है तो 4 4 8 हो जाएगा, तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा या फिर उत्कृष्ट गैस के विन्यास को हासिल कर लेगा। ठीक है, तो अब आते हैं, जैसे यदि 4 ये प्राप्त करता है तो ये क्या हो जाएगा, 4 किसी से लिया इसीलिए 4- ऋण आयन बनाता है। ठीक है, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो कार्बन 4- ऋण आयन बनाता है। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यदि खो देता है, यदि दे देता है किसी को, तो बोल सकते हैं 4+ धनायन बनाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, ये हो गया कार्बन के बारे में बात। अब देखते हैं कि किस तरह से किसी का बॉन्ड बनता है। तो देखिए, यदि हाइड्रोजन अणु को बोले तो हाइड्रोजन अणु अपने साथ
सहसंयोजी अपने अपने में सहसंयोजी आबंध बनाता है। कैसे बनाता है कि देखिए, इस हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है, तो इसका बाहरी कोष जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बाहरी कोष में 1 होने की वजह से यार हम लोग जानते हैं कि पहला वाला जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ताकि वो क्या उत्कृष्ट गैस के विन्यास को हासिल कर सके या बैलेंस हो सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे H और ले लेते हैं, हाइड्रोजन का दूसरा एक परमाणु ले लेते हैं, उसका भी 1 होगा, तो ये क्या करेगा, एक इसका अपना और एक इससे ले लेगा, तो ये अपना टोटल 2 बना लेगा। तो इस तरह से ये क्या कर लेगा, उत्कृष्ट गैस विन्यास को हासिल कर लेगा। और ये जो है, ये भी हाइड्रोजन यदि देखें तो 1 और 1 ये 2 लेके अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास को हासिल कर लेगा। इस तरह ये भी बैलेंस हो जाएगा और ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, इसीलिए इसको सहसंयोजी आबंध भी बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से जब ये बनता है अपने अपने में, तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन करने से एक बॉन्ड जैसा बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध। ठीक है, तो यहाँ से एकल आबंध बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन अणु का, तो H2 अणु का यदि बोलेंगे तो परमाणु संख्या, यदि हाइड्रोजन का बोलेंगे तो कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, बाहर वाला कोष में 1 होता है, इसीलिए 1 और चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब आते हैं O2 अणु के बारे में। तो O2 अणु के बारे में क्या होता है कि ऑक्सीजन का यदि हम लोग बोलें कि इसका कितना परमाणु संख्या होता है, तो परमाणु संख्या इसका 8 होता है। तो 8 होने का मतलब हो गया, पहला वाला कोष में 2 रहेगा और फिर अगला वाला में 6 रहेगा। ठीक है, तो 6 रहेगा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसको आवश्यकता कितने की है, इसकी आवश्यकता हो जाएगी और 2 की। 2 यदि इसको मिल जाएगा बाहरी कोष में तो 8 ये पूरा कर लेगा और ये क्या होगा, उत्कृष्ट गैस के विन्यास को हासिल कर लेगा। तो यदि देखिए इसको 2 चाहिए, इसीलिए क्या किए कि यहाँ पे 2 दे दिए। ठीक है, 2 देने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या था कि O है, तो यहाँ से क्या करेगा, इसका तो पहले से अपना 6 इलेक्ट्रॉन होगा बाहर वाला कोष वाला लेके, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे बना दिए। इसका भी अपना 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 6। तो देखिए यहाँ पे जो बनाते हैं ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो बनाते हैं, तो जो बाहरी कोष में जो रहता है उसी को हम लोग यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, तो बाहरी कोष या फिर हम लोग बोल सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग यहाँ दर्शाते हैं। तो देखिए 6 है तो 6 ले ली। अब देखिए ये क्या करेगा, दूसरा ऑक्सीजन वाले से यहाँ 6 और 2 लेके 8 बना लेगा अपना। और यहाँ देखिए इसका कितना है, 2 4 6, और इससे 2 लेके अपना क्या बना लेगा, बैलेंस हो जाएगा या फिर उत्कृष्ट गैस विन्यास को हासिल कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहा है, ये साझेदारी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह करके, इस तरह यदि मिला देंगे तो ये O2 का डबल बॉन्ड बनता है, O और O के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। अब यदि देखते हैं नाइट्रोजन अणु का, तो नाइट्रोजन का यदि हम लोग बोले कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। 7 होने का मतलब हो गया, पहला वाला में 2 और बाद वाला में हम लोग को कितना लेना होगा, 2 और 5 लेना होगा, 2 3 4 5, 5 लेना होगा बाहर वाला में। तो 5 लेंगे तो देखिए यहाँ 3 आगे कर दिए हैं और 2 एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए मान लीजिए, तो इसका भी एक यहाँ और यहाँ। तो देखिए इसका अपना 5 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन हम बताएं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं कौन, जो बाहर वाला कोष में मौजूद, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए इसका 5 है तो 5 दिखा रहे हैं यहाँ। ठीक है, चाहिए कितना और 3 चाहिए, तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 3 इसका ले लेगा, तो 5 3 8 बनाया। ठीक है, देखिए इसका है 1 2 3 4 5 और 3 इससे ले लेगा, तो 5 3 8 बनाया। तो यहाँ फिर से ये साझेदारी कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये साझेदारी के साथ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, 1 2 और 3। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिआबंध और डबल बॉन्ड मतलब द्विआबंध, और यहाँ पे देखेंगे एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे सबका बॉन्डिंग हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ से ये चीज हम लोग को पता चला कि H2 अणु में किस तरह सिंगल बॉन्ड बनता है, O2 अणु में क्या डबल बॉन्ड बनता है, और N2 अणु में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कार्बन के बारे में। तो कार्बन के सहसंयोजी आबंध, जैसे ये हम लोग देखे सहसंयोजी आबंध अलग अलग तत्वों का, तो हम लोग जानते हैं कार्बन के सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी 2 परमाणुओं का
इन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक जोड़ा का यदि साझेदारी हो, जैसे देखिए यहाँ दोनों तत्वों के बीच में क्या हो रहा है, एक जोड़ा, एक इसका, तो जोड़ा को हम लोग युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक युग्म का यदि साझेदारी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आबंध या सहसंयोजी आबंध, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, आबंध बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध किसको बोलते हैं, दो परमाणुओं के बीच, तो एक परमाणु दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, देखिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के एक युग्म मतलब जोड़ा की साझेदारी के द्वारा, साझेदारी मतलब ये भी ले रहा है और ये भी इधर से ले रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध को, ये जो आबंध बन गया, बॉन्ड जो बन गया, उसको हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में के भीतर, अब ये अणु जो ये दोनों के अणु के बीच में H2 अणु के बीच में जो आबंध बना वो कितना मजबूत होता है, वो चीज देखिए, ये प्रबल आबंध होता है। कैसा होता है, प्रबल मतलब थोड़ा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब देखिए इन यौगिकों के क्वथनांक, अब ये सब जितने भी कार्बन के क्वथनांक, जितने भी कार्बन के यौगिक होते हैं उसके क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ये चीज हम आपको पहले भी बता दिए। देखिए यहाँ पे कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अन्य आयनिक यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। ठीक है, ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये चीज भी आपको हम यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं मीथेन के बारे में। तो देखिए मीथेन क्या है, ये एक तरह का कार्बन का ही मतलब एक क्या है, एक सरल रूप है यौगिक का, कार्बन के यौगिक का सरल रूप है। तो वही चीज है, देखिए मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसके बारे में हम लोग बाद में जान लेंगे, इसको आपका इसका संरचना बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बस ये चैप्टर को बस आगे देखते जाइए आप। ठीक है, तो मीथेन CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह कार्बन के सरल यौगिकों में से एक है। सरल मतलब यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से आपका क्या बोल सकते हैं कि जितना भी हाइड्रोकार्बन होता है इसी से शुरू होता है, इसीलिए ये कार्बन का सरल यौगिकों में से एक है। इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो ईंधन में किस चीज के ईंधन में, बायोगैस में हम लोग उपयोग करते हैं इसका। फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस में इसका उपयोग करते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब CNG गैस, जिसको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हम लोग जो बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कार्बन का सहसंयोजी आबंध के बारे में। अब आते हैं हम लोग कार्बन के अपर रूप के बारे में। अपर रूप मतलब यहीं से पता चल रहा है रूप, इसके तो ऐसे कार्बन के बहुत सारे अपर रूप हैं। यदि कार्बन के अपर रूप यदि देखें तो वुड चारकोल, जिसको हम लोग लकड़ी का चारकोल बोलते हैं। जैसे आपका हो गया हड्डी, बोन चारकोल, हड्डी का जो आपका चारकोल है वो हो गया। कोक हो गया, फिर आपका काजल हो गया, फिर आपका हीरा हो गया, फिर आपका ग्रेफाइट हो गया, और C60 बकमिनिस्टर फुलरेन, ये सब सारा इसका क्या है, अपर रूप है। लेकिन मेनली हम लोग 3 के बारे में ही पढ़ेंगे, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेन के बारे में। ठीक है, तो देखिए हीरा के बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए हीरा बहुत कठोर होता है आपको पता होगा। कठोर होने का कारण ये है कि इसका जितना भी जो चार्ज, जो इसका बाहरी, देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन का यदि हम लोग ये करें, क्या बोलते हैं, विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका क्या होगा, इसका परमाणु संख्या कार्बन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसका कितना होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, तो 6 होने की वजह से देखिए पहला कितना होता है, यहाँ 2, और बाद वाला में कितना होगा, 4, 2 और 4 6 हुआ। ठीक है, टोटल परमाणु संख्या इसका हो गया कितना, 6। तो बाहर वाला में कितना है, 4 है। तो यही हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। और यही जो 4 है, जो बाहर वाला, यही 4 क्या कर लेता है, चारों का चारों जो ये है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी के साथ क्या हो जाता है, अपना साझेदारी कर लेता है। इसीलिए 4 का चारों बिजी हो गया। तो 4 का चारों यदि सेट है तो हम लोग बोल सकते हैं कहीं गैप नहीं, और गैप नहीं होने की वजह से ये ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका 4 है, 4 में 3 ही बिजी हो पाता है, 3 ही किसी के साथ आबंध बना पाता है, एक खाली रह जाता है। और ये खाली रहने की वजह से वहां पे गैप हो जाता है। गैप होने की वजह से, इसमें गैप होने की वजह से क्या होता है कि इसमें विद्युत का सुचालक हो जाता है ये, क्योंकि विद्युत वहीं से पास होने लग जाता है, विद्युत का प्रवाह वहां से चालू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। कारण है कि इसमें 4 का 4 जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो चारों क्या कर लेता है, किसी के साथ आबंध बना लेता है कार्बन के साथ। तो वही लिखा है, देखिए हीरा,
हीरा क्या होता है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ आबंधित रहते हैं। मतलब चारों जो है 4 का 4 जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, चारों अलग कार्बन के अन्य परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए इसी की वजह से ये क्या होता है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाती है। ये कैसे संरचना बनाएगी, दृढ़ मतलब हार्ड, और त्रिआयामी मतलब हो गया आपका 3D पिक्चर बनाता है ये, ठीक है। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अभी हम बताएं क्यों, क्योंकि इसके बीच में गैप नहीं है और ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इससे कठोर पदार्थ अभी तक दुनिया में कोई है ही नहीं। तो देखिए अब बोलेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में अभी आपको बता दिए कि कार्बन की प्रत्येक परमाणु, कार्बन का जितना भी 3 जो परमाणु है, ठीक है, प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ, तो 1 2 3 के साथ, एक के साथ नहीं कर पाता है ये, जिसके वजह से गैप बन जाता है। वही चीज बोल रहे हैं, कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। 3 ही के साथ, ये 4 के साथ। तो ये किस तरह का अब बनाएगा, यदि ये बनाएगा तो ये षटकोणीय बनाता है। षटकोणीय मतलब हो गया आपका हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोन के टाइप ये व्यू बनाता है, ठीक है। ये बनाता है त्रिआयामी 3D व्यू, और ये बनाता है आपका षटकोणीय व्यू। उसके बाद अब इसमें देखिए ये विद्युत का सुचालक होता है। अभी हम बताएं ये विद्युत का सुचालक होता है, और यह देखिए ये कठोर होता है, तो ये जस्ट इसका उल्टा चिकना एवं फिसलनशील होता है, ठीक है। अब आते हैं एक लास्ट इसका अपर रूप जो है कार्बन 60। देखिए इसको बकमिनिस्टर फुलेरिन भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट द्वारा इनका खोज किया गया था जिनका नाम है बकमिनिस्टर, इसीलिए बकमिनिस्टर इसको फुलेरिन बोला जाता है। अब देखिए फुलेरिन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गुंबद जैसा दिखता है, तो गुंबद जैसा जो दिखेगा उसको फुलेरिन बोला जाता है, इसीलिए इसको बकमिनिस्टर फुलेरिन बोला जाता है। वो साइंटिस्ट का नाम बकमिनिस्टर और फुलेरिन हो गया गुंबद के जैसा, गुंबद जैसा दिखने की वजह से। तो देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन 60 को होता है, 60 कार्बन इसमें जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको C60 भी बोलते हैं। तो कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसमें किस तरह दिखता है ये, इसका यदि हम लोग स्वरूप देखें तो वो रूप होता है फुटबॉल की तरह, ये गुंबद के समान लगते हैं, इसीलिए इस अणु को फुलेरिन नाम दिया गया है। अभी आपको बताया मैंने कि ये गुंबद जैसा दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फुलेरिन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। तो देखिए सर्वतोमुखी मतलब हो गया वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब हो गया आपका कि सबसे जुड़ने का, ये किसी से दोष नहीं रखता है, सबसे मिलजुल के रहता है। इसी की वजह से इसका क्या होता है कि ये ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। तो देखिए ये बहुत सारा यौगिक बनाता है, आपको पता है, इसीलिए इसका अलग से केमिस्ट्री बना दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। तो देखिए तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब देखिए सर्वतोमुखी प्रकृति क्या क्या है, देखिए कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। इसके मुख्य 2 कारण है। इसका 2 कारण क्या है, देखिए इसमें यौगिक बनाने का 2 कारण है। पहला श्रृंखलन और दूसरा होता है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता मतलब 4 संयोजकता, इसका संयोजकता 4 होता है। अभी हम लोग बताएं, देखिए 1 2 3 4 बाहर होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 4 होता है, इसीलिए इसका संयोजकता भी 4 होता है। तो इसका 2 गुण यही श्रृंखलन, मतलब एक श्रृंखला बना दे लाइन बाय लाइन कार्बन का, तो उसी को बोलते हैं श्रृंखलन। और एक होता है चतु संयोजकता, मतलब इसका संयोजकता 4 होने की वजह से ये क्या होता है कि 4 ले सकता है और दे भी सकता है। तो दूसरे अन्य पदार्थ के साथ भी ये अपना ये बॉन्ड बना लेता है, आबंध बना लेता है, और खुद के साथ भी अपना आबंध बना लेता है। तो देखिए यदि कार्बन और कार्बन बनाए तो उसको हम लोग कार्बन कार्बन आबंध बोलेंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन बनाए तो अलग तत्व के साथ बना रहा है, तो उसके साथ भी ये जुड़ जाता है और खुद के साथ भी जुड़ जाता है। इसीलिए यही 2 गुण के वजह से इसका क्या होता है कि ये ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। तो देखिए पहला गुण है श्रृंखलन। श्रृंखलन में क्या होता है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु, मतलब कार्बन तो एक है ही और दूसरा कार्बन उसके साथ परमाणुओं के साथ एक आबंध बनाने की इसका अद्वितीय क्षमता है। मतलब अद्वितीय क्षमता मतलब ऐसा क्षमता जो किसी और के पास नहीं है। तो जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इससे क्या होता है कि बहुत लंबा अणु बना देता है। देखिए इस तरह लाइन बाय लाइन पूरा लंबा अणु बनते हैं। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, या फिर इंग्लिश में इसको कैटिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का लाइन बाय लाइन बना दिया, इसीलिए इसका ज्यादा क्या होता है, यौगिक का निर्माण कर पाता है। और देखिए दूसरा है संयोजकता। यदि चतु संयोजकता मतलब चतु मतलब हो गया 4 संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है,
अतः इसमें कार्बन के 4 परमाणु अथवा अन्य एक संयोजक तत्वों के, जिसका संयोजक तत्व एक है, जैसे हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, तो वही लिखा है। कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। तो दूसरे के साथ भी इसका आबंध बनाने की क्षमता होती है। यहाँ देखिए कार्बन के बारे में बताएं, यहाँ कार्बन और दूसरे तत्वों के बारे में बताया, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। इस तरह से भी बना सकता है, जैसे अभी हम लोग देखे थे उसका क्या बोलते हैं, मीथेन CH4, तो उसके साथ भी बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो संयोजकता है वो कितना है, 4 है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इसमें देखिए ये हो गया आपका सर्वतोमुखी गुण। तो ये यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कार्बन इतना यौगिक क्यों बनाता है। उसका 2 कारण है, श्रृंखलन और दूसरा चतु संयोजकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब कुछ मुख्य बिंदु इसके बारे में जानते हैं। तो पहले क्या बोला जाता था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो हमेशा सजीव से ही मिलते हैं, लेकिन ये बात को गलत ठहरा दिया। किसने? वोहलर ने। फ्रेडरिक वोहलर एक साइंटिस्ट हैं, उसने बताया कि नहीं, वो किसके, वो सजीव क्या, निर्जीव से भी उसको हम लोग प्राप्त किया जा सकता है। तो निर्जीव से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे उन्होंने क्या करके दिखाया, उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट से ही यूरिया बना दिया। जो यूरिया क्या है, एक तरह का कार्बन का क्या है, यौगिक है। तो किससे बना दिया? अमोनियम साइनेट, जो कि एक निर्जीव चीज था। तो यही चीज उसने गलत कर दिया, कि यही बात को गलत कर दिया कि सजीव से ही खाली कार्बन का ये होता है, संश्लेषण होता है। वो बात को गलत कर दिया। वही लिखा है, पहले माना जाता था कि कार्बन यौगिक केवल सजीवों में ही संश्लेषित होते हैं, लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया। ठीक है, अब देखिए दो हम लोग जानते हैं कि संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, संतृप्त मतलब शांत या संतोष हो गया वह यौगिक, और दूसरा हो गया आपका असंतुष्ट या फिर असंतृप्त यौगिक। देखिए, ये संतोष नहीं हुआ है। तो देखिए, जिसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा या फिर एकल आबंध बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, उसको संतृप्त यौगिक बोलेंगे। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड बने, द्विआबंध बने, या तो त्रिआबंध बने, या ट्रिपल बॉन्ड बने, तो उसको हम लोग असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। देखिए, कार्बन और कार्बन में, मतलब कार्बन और कार्बन में के अन्य परमाणुओं के बीच एकल आबंध बने, एकल आबंध मतलब सिंगल बॉन्ड बने, तो उसको संतृप्त यौगिक बोलते हैं। और यदि कार्बन और कार्बन के अन्य परमाणुओं के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच अन्य परमाणुओं के बीच क्या हो गया, द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड बने, या कार्बन और कार्बन के बीच त्रिआबंध बने मतलब ट्रिपल बॉन्ड बने, तो उसको हम लोग असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं वो। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड संतृप्त और डबल और ट्रिपल रहे तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त यौगिक। ठीक है, तो ये इसके साथ हम लोग अभी ये कार्बन का ये इतना टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो देखिए, अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चलता है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलके जो यौगिक बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, हाइड्रोजन तथा कार्बन के सहसंयोजी आबंध, मतलब सहसंयोजी मतलब पार्टनरशिप वाला जो आबंध बनाया गया, मतलब बॉन्ड बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आबंध बनाया गया, उस वैसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त उसको बोलते हैं जो संतुष्ट है, असंतृप्त उसको बोलते हैं जो संतुष्ट नहीं है, जो एक आबंध में रहे, जो एक सिंगल बॉन्ड में रहे, उसको हम लोग एकल आबंध वाले को हम लोग बोलते हैं संतृप्त, और जो द्विआबंध रहे और त्रिआबंध रहे उसको बोलते हैं असंतृप्त। तो देखिए, एकल आबंध हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन बोलते हैं। जो जैसे देखिए, कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ है एक एकल आबंध से मतलब सिंगल बॉन्ड से। द्विआबंध को हम लोग एल्कीन बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड में बना रहेगा C और C के बीच में। और त्रिआबंध उसको हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जो 3 गो बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन और कार्बन से जुड़ा रहे। इसका हो गया, इसका नामकरण हम लोग करते हैं एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड वाला को अल्केन, डबल बॉन्ड वाला को अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला को एल्काइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद आते हैं श्रृंखला में। यदि श्रृंखला मतलब सीरीज में लाइन बाय लाइन यदि रहे, तो इस प्रकार से इसको यदि हम लोग देखें तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया खुला या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और एक हो गया बंद या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
ठीक है। तो देखिए खुला वाला में दो प्रकार का होता है, एक लंबी श्रृंखला में होगी, जो लंबी श्रृंखला में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन 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 तीनों क्या है लंबी श्रृंखला में, या तो सिंगल बॉन्ड में रहे, या तो डबल बॉन्ड में रहे, या तो ट्रिपल बॉन्ड में रहे। यदि सिंगल बॉन्ड में रहे तो अल्केन बोलेंगे वही चीज, और यदि डबल बॉन्ड में रहे तो अल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में रहे तो एल्काइन बोलेंगे। और यदि शाखा में रहे बस यही चीज, कोई यहाँ से देखिए ऐसे नहीं करके इस तरह से शाखा बना दे, इसका ब्रांच जैसा बना दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं शाखित श्रृंखला। और शाखित श्रृंखला में वही नामकरण तो वही रहता है, बस स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो यहाँ यदि सिंगल बॉन्ड वाला रहा तो एल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड वाला रहा तो अल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला रहा तो एल्काइन बोलेंगे। ठीक है। अब आते हैं देखिए एरोमेटिक या बंद। बंद इसको इसलिए बोलते हैं चारों तरफ से बंद है, देखिए तो इस तरह से यदि बंद रहेगा तो इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको चक्रीय बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ से यदि आते हैं तो फिर चक्कर लगा के यहीं पहुंच जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग चक्रीय श्रृंखला बोलते हैं। अब देखिए चक्रीय श्रृंखला में हम लोग किसी एक का उदाहरण लेते हैं, जैसे ये है हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 6 जब कार्बन रहे तो उसको हम लोग हेक्सेन बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा साइकिल में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें देखेंगे यदि सिंगल बॉन्ड रहा तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। और देखिए यदि डबल बॉन्ड रहे एक एक छोड़ के, यहाँ डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड, इस तरह यदि रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों अलग है, ये सिंगल बॉन्ड वाला हो गया, जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड में एल्केन बोलते थे और अल्कीन बोलते हैं डबल बॉन्ड में। इसमें क्या होता है कि बंद वाला में एक यदि सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, और डबल रहे तो उसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका श्रृंखला में। अब आते हैं इसका नामकरण कैसे किया गया। तो यदि नामकरण यदि जानना है तो कार्बन की संख्या के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो कार्बन की संख्या यदि एक रहे, जैसे यहाँ एक ही कार्बन होता तो उसको मैथ बोलते हैं, 2 रहे तो एथ बोलते हैं, 3 रहे तो प्रोप बोलते हैं, 4 रहे तो ब्यूट बोलते हैं, 5 रहे तो पेंट बोलते हैं, और 6 रहे तो हेक्स बोलते हैं, 7 रहे तो सेप्ट बोलते हैं, 8 रहे तो ऑक्ट बोलते हैं, 9 रहे तो नॉन बोलते हैं, और 10 रहे तो डेक बोलते हैं। जब इसमें सिंगल बॉन्ड लगा रहे यदि कार्बन और कार्बन में, और यदि एक कार्बन रहे तो उसको हम लोग मैथेन बोलते हैं। अब 2 कार्बन के बीच यदि जुड़ा रहे तो उसको एथेन बोलते हैं। यदि 3 कार्बन के बीच में जुड़ा रहे तो उसको हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। और यदि 4 कार्बन रहे साथ में जुड़ा सिंगल बॉन्ड में तो उसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। और यदि 5 कार्बन जुड़ा रहे क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड में तो उसको हम लोग पेंटेन बोलते हैं। और यदि 6 कार्बन रहे तो हेक्सेन, 7 कार्बन रहे तो सेप्टेन, 8 कार्बन रहे तो ऑक्टेन, 9 कार्बन रहे तो नोनेन, और 10 कार्बन रहे तो डेकेन। अब यही वाला यदि डबल बॉन्ड रहे कार्बन और कार्बन में, यदि डबल बॉन्ड रहे, सिंगल रहेगा तो देखिए सिंगल यदि एक रहा तो ये किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ तो बना नहीं सकता है, इसीलिए कम से कम इसमें 2 कार्बन की आवश्यकता होती ही है, किसमें, एल्कीन वाला में और एल्काइन वाला में भी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो किसके साथ, कार्बन के ही साथ बनाएगा, तो कम से कम 2 का आवश्यक होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए इसी के वजह से पहला वाला एक वाला इसका मैथीन नहीं होता है, इसका मैथाइन नहीं होता है, डायरेक्ट इसका स्टार्ट होता है एथिन से और इसका स्टार्ट होता है थाइन से। तो देखिए एथिन बोलेंगे यदि डबल बॉन्ड 2 गो यदि डबल बॉन्ड रहे और 2 गो कार्बन एक साथ जुड़ा रहे जैसे इस तरह, तो इसको हम लोग बोलेंगे एथिन। यदि 3 गो जुड़ा रहे जैसे 2 गो इस तरह और 1 गो अलग सिंगल बॉन्ड तो इसको प्रोपीन बोलेंगे। इसी तरह करके यदि 4 जुड़ा रहे तो उसको ब्यूटीन बोलेंगे। इसी तरह 5 जुड़ा रहे डबल बॉन्ड वाला यदि रहे तो उसको हम लोग ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकीन बोलेंगे। ठीक है। और यही वाला यदि ट्रिपल बॉन्ड में यदि आए तो ट्रिपल बॉन्ड में यदि बोले जैसे सी और सी तो कम से कम इसमें 2 चाहिए, इसीलिए यहाँ पहला वाला मैथाइन नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या आता है लास्ट में, इसका यदि बोलेंगे तो आइन आता है, इसमें इन आता है, इसमें एन आता है, इसीलिए देखिए इस तरह जुड़ता गया। और इसमें देखिए एथ है तो 2 का एथ होता है तो एथाइन हो जाएगा, प्रोप होता है तो प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, सेप्टाइन हो जाएगा, ऑक्टाइन हो जाएगा, नोनाइन हो जाएगा और इसी तरह करके डेकाइन हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसका यदि हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका यदि हम लोग देखने का कोशिश करें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे अल्केन का यदि बनाने की कोशिश करें तो देखिए अल्केन दिया हुआ है, यदि कार्बन का देखिए कार्बन क्या होगा, कार्बन 1 है, अल्केन में कार्बन यदि 1 है, यदि मैथ लेंगे तो मैथ वाला यदि हम लोग बोलेंगे तो मैथ मतलब 1, देखिए यहाँ पे मैथ में 1 कार्बन 1 1। तो अब देखिए इसका चारों तरफ इसका
4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जिससे ये जुड़ना चाहेगा तो कौन जुड़ेगा, जिसका एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखिए इस तरह, तो इस तरह से बन गया CH4। देखिए इसको, इसका नाम दिया गया मैथेन। ठीक है, इसी तरह यदि देखिए यहाँ पे एथेन में आएंगे, एथ मतलब 2 होता है, तो पहले कार्बन बना लीजिए 2। ठीक है, 2 बना लिए। अब देखिए ये कार्बन को देखेंगे तो इसका 4 बनाना है, 1 2 3 4। तो देखिए चारों तरफ हम लोग क्या दे देंगे, हाइड्रोजन जिधर बचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कार्बन का 1 है, तो अब देखिए इसका इधर 3 बचा, 3 साइड, तो तीनों साइड हम लोग दे देंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया एथेन का। अब यदि प्रोपेन का यदि हम लोग बोले तो देखिए 1 2 3, क्योंकि प्रोप मतलब 3 होता है। अब देखिए ये कार्बन को देखें तो 1 है इसका, 2 3 4, तो देखिए इस सब में जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ ऊपर और नीचे लग जाएगा। अब देखिए इसमें 1 2 3 इधर साइड साइड में लगेगा, तो 1 2 3 इस तरह करके ये स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, प्रोपेन का। तो यहाँ एक चीज हम लोग गौर करेंगे कि जितना कार्बन होता है उसका देखिए हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होता है। देखिए यदि यहाँ कार्बन कितना है 1, तो 1 का डबल कितना हो गया 2, और 2 से 2 ज्यादा कितना 4। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 4 है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन कितना है 2, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 और 4 में और 2 जोड़ दीजिए कितना हो गया 6। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि यहाँ कार्बन और कार्बन लेके देखिए डबल डबल लेके चला है, ये कार्बन 2 गो, ये कार्बन 2 गो, लेकिन 2 लास्ट एक्स्ट्रा में आ जाता है, इसीलिए 2 एक्स्ट्रा में यहाँ जुड़ जाता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है CnH2n+2। ठीक है, CN जितना n है उसको डबल कीजिए और उससे 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए कितना था 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का डबल कितना हो गया 6, 6 में और 2 जोड़ दीजिए 8, तो C3H8 हो जाता है। तो देखिए यही 2 जो लास्ट में जुड़ रहा है वही एक्स्ट्रा वाला यहाँ जोड़ रहे हैं अलग से। ठीक है, बाकी सबका डबल होता है। ठीक है, अब यदि आते हैं एल्कीन, तो एल्कीन का यदि हम लोग देखेंगे तो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। आपको हम बताए हैं कि ये द्विआबंध वाला होता है, ये दोनों क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो देखिए इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो डबल, पहले देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एथिन का बनाएंगे, क्यों, मैथिन इसका होता ही नहीं है और इसका मैथाइन होता नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग इसमें एथिन का बना रहे हैं। एथिन मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन लगा दिए। देखिए 2 ये ले चुका है, 1 1 2, तो इधर 1 इसका, इसीलिए अब 2 चाहिए और एक्स्ट्रा, तो 1 इधर दे दिए 1 इधर दे दिए, 4 हुआ। तो देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का देखें तो 1 1 2 3 4, इस तरह यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसमें गौर करेंगे तो इसमें पता चलेगा जितना है उसका डबल। देखिए यहाँ 1 कार्बन है तो यहाँ डबल हाइड्रोजन है, देखिए 1 कार्बन है तो डबल हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है CN और उसका H डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड याद रखने का तरीका है, डबल बॉन्ड तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 2 है तो 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए कार्बन का यदि क्या बोलते हैं 3 गो लें, जिसको हम लोग प्रोपीन बोलते हैं, तो प्रोपीन के लिए 3 कार्बन लेना होगा लाइन में हम लोग को। लेकिन याद रखिएगा इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। डबल बॉन्ड जब भी होगा तो बस एक ही में होगा और बाकी सब में सिंगल बॉन्ड चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इसमें लिए, इसमें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिए, अब यहाँ लिए तो इसमें देखिए ये डबल ले चुका है और इसको 2 का जरूरत है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया, इसका 4 हो गया कार्बन का। ई कार्बन का देखेंगे तो 2 इधर 1 3, तो 1 नीचे तरफ दे देते हैं, 4 हो गया। लेकिन ये कार्बन का देखेंगे तो 1 ही है, तो और 3 देने का जरूरत है। तो इस तरह से ये बन गया किसका, प्रोपीन का। अब आते हैं ब्यूटीन का। ब्यूटीन मतलब होता है 4 गो कार्बन, तो कार्बन 4 बना दीजिए पहले, 1 2 3 और 4। तो देखिए एक ही में डबल होगा, बाकी में क्या हो जाएगा सिंगल। अभी आपको हम बताएं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2 हो चुका है और 2 का जरूरत है, तो 1 इधर दे दिए 1 इधर दे दिए, तो 2 हो गया इसका। अब ये कार्बन का देखिए 2 हो चुका है, 1 दे देंगे, 3 हो गया इसका कंप्लीट, 4 हो गया। अब देखिए इसमें देखेंगे तो 1 2, तो और 2 का जरूरत है तो ऊपर नीचे दे देंगे, और इसमें देखिए 1 है तो इसमें 3 का जरूरत है तो 3 दे देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा ब्यूटीन। अब आते हैं एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला में। ट्रिपल बॉन्ड वाला में अभी हम बताएंगे जब तक 2 गो कार्बन नहीं हुआ तब तक ये नहीं बनेगा, इसीलिए इसमें भी 2 का मिनिमम कार्बन होना चाहिए, इसीलिए इसका मैथाइन नहीं होता है, डायरेक्ट इसका एथाइन होता है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड बना दिए शुरू में, तो 2 गो कार्बन, क्योंकि एथ है, एथ मतलब 2 गो कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड
आइन आया है इसीलिए। अब देखेंगे कि कार्बन का 3 हो चुका है तो 1 देना होगा इधर, और इसमें देखेंगे इस कार्बन का भी 3 हो चुका है, 1 देना होगा इधर। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। और इसका यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए कितना आया C2H2, ठीक है। इसका अभी फॉर्मूला आपको आगे वाला सब बताएंगे हम। देखिए आगे क्या है, प्रोपाइन बोलेंगे तो कितना 3 गो कार्बन, 1 2 3 गो कार्बन, लेकिन बताएं एक में ट्रिपल बॉन्ड होगा बाकी में सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखिए इसका 1 हो चुका है, 3 हो चुका है, 1 2 3, बस 1 चाहिए, 4 हो गया। इस कार्बन का बोलेंगे तो 3 और 1 इधर 4 कंप्लीट है। इसका यदि देखेंगे तो 3 और चाहिए, 1 है बस, इसीलिए इस तरह से इसका फॉर्मूला बन गया। तो इसका यदि देखेंगे तो C3 1 2 3 और 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग देखेंगे C4 वाला में तो कार्बन तो 4 देना होगा, 1 2 3 4 दे दी। तो देखिए एक में ट्रिपल बॉन्ड देना होगा, बाकी में सिंगल बॉन्ड देना होगा। तो देखिए इसमें देखेंगे तो इसमें क्या 3 हो चुका है, 1 दे देंगे। इसमें 1 2 3 4 हो चुका है, छोड़ दिए इसमें देखिए 2 हो चुका है, ऊपर नीचे दे देंगे तो 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 1 हो चुका है तो और 3 दे दीजिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। मेनली हम लोग को देखना है हर एक कार्बन को उसका 4 हुआ है कि नहीं, बस यदि 4 नहीं हुआ तो 4 कंप्लीट कर दीजिएगा हाइड्रोजन लेके, बस यही इसका काम करना है और कुछ नहीं है, बहुत आसान ही ये सब बनाना। अब देखिए ये 4 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन बोलेंगे। तो इसमें यदि हम लोग गौर करेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जितना कार्बन होता है उसका डबल कर दीजिए। कितना हो गया, 2 है इसमें मान लीजिए, तो 2 का डबल 4, और 4 में क्या कर दीजिए, 2 घटा दीजिए। तो 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 में 2 घटा दिए 2 आ गया, देखिए C2H2। अब इसमें देखिए यदि 3 है तो 3 का डबल कर दीजिए 6, 6 में 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 4, तो C3H4। इसमें देखिए 4 का डबल 8, 8 में 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 6। तो यही वाला हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा CnH2n माइनस कितना 2 घटा दीजिए। इसमें क्या होता था कि 2 प्लस कर दीजिए, इसीलिए देखिएगा जितना कार्बन रहेगा उसका डबल से 2 ज्यादा रहेगा। इसमें क्या होगा, पूरा पूरी डबल रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, डबल होगा, डबल से 2 और घटा हुआ रहेगा। तो यदि डबल से भी कम रहेगा तो वो हो जाएगा एल्काइन, और डबल रहा पूरा पूरी तो एल्कीन, और डबल से भी ज्यादा रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्केन। ठीक है। इसके बाद आते हैं समवयन। समवयन एक ऐसा टॉपिक है, इसको आइसोमरिज्म बोलते हैं हम लोग। समवयन मतलब उसको बोलते हैं कि जब यही वाला जो सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन जो है इसको अलग अलग तरीके से हम लोग दिखाने लग जाए, मतलब इसका स्ट्रक्चर बदल दे, संरचना को बदल दे, लेकिन इसका जो सूत्र है, आणविक सूत्र, आणविक सूत्र वो समान रहे। तो ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र देखिए इसमें C5H12 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 सबका आणविक सूत्र समान है, लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होगा तो उसको हम लोग समवयन कहते हैं। जैसे देखिए यही पेंटेन है, देखिए तीनों पेंटेन है, पेंटेन पेंटेन पेंटेन, लेकिन यदि इस तरह सीधा सीधी रहे पांचों 1 2 3 4 5 जिस तरह वो वाला बनाए थे उस तरह यदि रहे सीधा श्रृंखला में तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक है। तो पेंटेन का समवयन इस तरह से हो गया। अब यदि क्या करेंगे, 1 2 3 4, एक जो यहाँ था उसको एक यदि नीचे कर दिए इधर, तो नीचे कर देने की वजह से क्या हुआ कि इसका जो सीधा लंबा जो था आपका श्रृंखला वो टूट के किस तरह हो गया, शाखित में बदल गया, शाखा में बदल गया। तो उस तरह यदि एक शाखा में यदि रहे तो उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। पेंटेन वही बोलेंगे लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आइसोपेंटेन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5, लेकिन एक उसको हटा के इसको शाखा में कर दिए। देखिए इसमें क्या किए हैं, 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें क्या किए हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ शाखा कर दिए। तो इस तरह यदि हम लोग करेंगे तो इसका तो फॉर्मूला सेम होगा, इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ क्या है, इसका नाम बदल जाएगा। इसका नाम पेंटेन रहेगा लेकिन इसके आगे क्या लग जाएगा, नियोपेंटेन। तो हम लोग बोल सकते हैं समवयन उसको बोलते हैं जिसका आणविक सूत्र सेम होगा, देखिए यहाँ, ठीक है, लेकिन जिसका क्या हम लोग कह सकते हैं कि जिसका संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समवयन। तो देखिए समवयन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रक्रियात्मक समूह। तो देखिए यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रक्रियात्मक समूह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इस टॉपिक को हम लोग को अच्छा से कवर करना है क्योंकि इसी से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग को जानना है विषम परमाणु। ठीक है। तो विषम परमाणु किसको हम लोग बोलते हैं, तो विषम परमाणु कार्बन के ऐसे यौगिक जिसमें एक या एक से अधिक प्रतिस्थापित करने एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, यहाँ पे सॉरी यहाँ छूट गया, यहाँ लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन
ठीक है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित मतलब हटाने करने पर जो संयोजकता यदि कार्बन का सेम रहे तो उसे हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। ऐसे परमाणु जैसे देखिए ये वाला यदि यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ, इसको यदि हम लोग हटा दें, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करके यहाँ कुछ और रख दें तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रियात्मक, उसको हम लोग बोलते हैं विषम परमाणु। जो यहाँ से हट गया एक हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम परमाणु। वही चीज लिखा है, कार्बन के ऐसे यौगिक जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने पर संयोजकता जो है उसका समान रहे उसे हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विषम परमाणु का हम लोग को जरूरत पड़ता है प्रक्रियात्मक समूह में। जब वो जो है विषम परमाणु हट के इसके जगह पे कोई परमाणु न लग के हम लोग का कोई एक ग्रुप लगने लग जाए, समूह, पूरा एक समूह यहाँ पे लगने लग जाए, एक क्या हाइड्रोजन हट के, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। तो देखिए ऐसे समूह जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करे, मतलब उसको हटा दे, मतलब उसका उसके जगह पे खुद आ जाए, उसे हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह यदि बोले तो हम लोग 5 प्रक्रियात्मक समूह पढ़ेंगे। तो देखिए 5 प्रक्रियात्मक समूह क्या है, एक है हेलो एल्केन, दूसरा है एल्कोहल, तीसरा है एल्डिहाइड, चौथा है कीटोन और पांचवा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए हेलो अल्केन उसको बोलते हैं यदि यहाँ H के जगह में क्या जुड़ जाए, Cl या Cl मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, या फिर मतलब हम बोल सकते हैं कि हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए। हेलोजन ग्रुप यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आपको आप जो ग्रुप 17 का एलिमेंट है उसको देख लीजिए, वही ग्रुप 17 का एलिमेंट यहाँ पे जुड़ जाए एक हाइड्रोजन के जगह पे तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। ठीक है, यदि क्लोरीन जुड़ गया तो उसको क्लोरो बोलेंगे, क्लोरो अल्केन। यदि ब्रोमीन जुड़ गया तो ब्रोमो अल्केन, और यदि क्या बोलते हैं कि आयोडीन जुड़ गया तो आयोडो अल्केन बोलेंगे। अब जैसे देखिए अब दूसरा है अल्कोहल, यदि यहाँ H हट के यहाँ OH जुड़ जाए, एक हट के हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके यहाँ क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल को इसका जो अंतिम में लास्ट में आता है ऑल आता है, तो ये जैसे पेंट था 5 गो तो इसको पेंटेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पेंटेनॉल। क्यों, क्योंकि लास्ट में इसका क्या आता है, ऑल। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यदि बोलेंगे तो इसका लास्ट में CHO जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे OH जुड़ा था अब CHO जुड़ जाएगा, तो CHO जब भी जुड़ेगा तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो इसका जो लास्ट वाला है उसमें L आएगा। क्या आएगा, एल्डिहाइड L। तो देखिए ये जैसे पेंटेन है तो इसके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, L, तो क्या बोल सकते हैं, पेंटेनेल। ये क्या बन जाएगा, पेंटेनेल। और ये देखिए यहाँ पे यदि कीटोन जुड़ता है, कीटोन मतलब यदि लास्ट में यहाँ पे क्या जुड़ जाए, लास्ट में नहीं लेकिन कीटोन का यदि देखिएगा तो दोनों तरफ इस तरह दिया हुआ है, इसका मतलब ये कहीं बीच में जुड़ता है। ठीक है, तो ये बीच में जुड़ जाता है कौन, कीटोन, तो बीच में जुड़े और CO जुड़े तो उसी को हम लोग बोलते हैं कीटोन। अब यदि आते हैं लास्ट जो आपका है कीटोन, तो कीटोन में क्या कीटोन में क्या होता है, कीटोन में ऑन जुड़ता है। यदि जैसे पेंट है इसमें कीटोन जुड़ा तो इसको पेंटेनॉन बोलेंगे। ठीक, क्योंकि लास्ट में इसका क्या आता है, ऑन, तो ऑन इसमें जुड़ जाता है, पेंट है तो पेंटेनॉन। ठीक है, अब आते हैं लास्ट आपका है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि बोले तो जिसमें लास्ट में COOH जुड़ता है, लास्ट में जो जुड़े यहाँ पे हट के COOH जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन इसमें देखिए लास्ट में क्या आता है, ओइक अम्ल, इसमें आता है ओइक अम्ल। ठीक है, तो ओइक अम्ल मतलब जैसे देखिए इसमें यदि COOH यदि जुड़ जाता है 5 कार्बन है तो इसको हम लोग बोल देंगे पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेनोइक अम्ल। तो देखिए अब हम लोग इसका डायग्राम बनाना सीखते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले आते हैं हेलो अल्केन। प्रक्रियात्मक समूह बता चुके हैं, तो देखिए प्रक्रियात्मक समूह का पहला जो समूह है वो है हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन के आगे हमेशा शुरू में क्या लग जाता है, क्लोरो, ब्रोमो, जो हेलोजन ग्रुप का जो भी एलिमेंट रहेगा, तत्व रहेगा, उसका नाम पहले रहेगा। जैसे यदि हमको क्लोरोप्रोपेन बनाना है, क्लोरो मतलब क्लोरीन होना चाहिए और कई होना चाहिए, प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 गो, तो 3 गो कार्बन पहले दीजिए, 1 2 3। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि सब जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन को कौन प्रतिस्थापित कर देगा, क्लोरीन।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ तक हाइड्रोजन, बस एक यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए था, यहाँ पे क्या दे देंगे क्लोरीन। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर संरचना बन गया क्लोरोप्रोपेन का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए सी यदि बोलेंगे तो 3 और कितना है हाइड्रोजन बोलेंगे तो ये है 7, मतलब 8 होता था उसमें अल्केन, डबल से 2 ज़्यादा, देखिए तो डबल से 2 ज़्यादा नहीं होके 1 घट गया, इसीलिए 1 कम हो गया 7, और यहाँ पे क्या दे देंगे Cl, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, सूत्र बन गया। अब देखिए इसी तरह यदि आएंगे ब्रोमोप्रोपेन में, तो प्रोपेन में यदि आएंगे तो देखिए फिर से 1 2 3, यहाँ पे खाली देखिए प्रोपेन के जगह 3 हो गया। अब ब्रोमो मतलब खाली ये जगह ब्रोमीन ले लेगा, नहीं तो बाकी सब जगह क्या रह जाएगा हाइड्रोजन। तो देखिए ये हो गया आपका हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन से आपका हो गया स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो C3H, डबल से 2 ज़्यादा नहीं 1 ज़्यादा 7, और Br, ये बन जाएगा आपका इसका सूत्र। अब आगे आते हैं अल्कोहल में, इसी तरह करके सारा उसमें बनेगा। अब देखते हैं अल्कोहल में, यदि अल्कोहल में यदि हम लोग देखें तो लास्ट में हम बताए थे इसमें OH जुड़ता है, यही। ठीक है, तो लास्ट में OH यदि जुड़ेगा तो OH यदि हम लोग का जुड़ेगा तो जैसे यहाँ प्रोपेनॉल दे दिया बनाने के लिए, देखिए इसका लास्ट में ऑल आता है अल्कोहल, तो ऑल। ठीक है, इसी तरह याद रखना है आपको, ऑल आ रहा है, देखिए इसमें ऑल, इसमें भी आ रहा है, समझ जाइएगा अल्कोहल है। प्रोप मतलब होता है 3, 1 2 3 तो पक्का है। अब ऑल के जगह हम लोग क्या लगा देंगे OH, बस, क्योंकि H की जगह OH ले लेंगे, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये आपका बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है, इसका सूत्र बन गया क्या, देखिए C3H, फिर से वही 7, लास्ट में OH। ठीक, अब इसमें आते हैं ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल मतलब 4 गो कार्बन। ठीक है, 4 गो कार्बन, 1 गो कार्बन के हाइड्रोजन की जगह OH ले लिए, क्योंकि अल्कोहल है, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा H। तो देखिए ये भी हो गया आपका ब्यूटेनॉल। अब इसका सूत्र बोलेंगे तो C4H, 10 होना चाहिए तो 9 होगा OH, ये हो जाएगा आपका इसका अल्कोहल का। तो देखिए अल्कोहल का इसी तरह बनेगा, आप समझ गए होंगे अल्कोहल का कैसे बनाना है। अब आते हैं एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में यदि देखेंगे तो इसका लास्ट में अनुलग्न मतलब होता है अंतिम में क्या लगेगा एल से ही, ये देखिए एल्डिहाइड एल लास्ट में आ जाएगा एल, देखिए है प्रोपेनल ब्यूटेनल, लास्ट में एल आ रहा है। ठीक है, तो प्रोप है, प्रोप मतलब 3 गो, 1 2 3। अब देखिए इसका लास्ट में जुड़ता है ऐसे CHO, और CHO का यदि स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखें तो CHO का ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, पहले C रहेगा, O ऊपर तरफ रहेगा और H इधर रहेगा, तो CHO इस तरह, O के साथ डबल बॉन्ड और H के साथ सीधा सीधी इस तरह। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को L दिया है, तो L का पहले सूत्र इस तरह बना लीजिए, COO और H, ये वाला याद रखिएगा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो है तीनों पहले से एक कार्बन लेके आता है। तो जब भी प्रोपेनॉल का बात करें तो एक कार्बन तो लेके आया है और 2 ही कार्बन देने की जरूरत होता है, इसमें 1 और 1, बस याद रखिएगा। इसी में सब कंफ्यूज हो जाता है कि क्या होता है कि जैसे प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनॉल में सोचता है पहले 3 गो कार्बन बना लेता है, फिर ये 3 गो इसका स्ट्रक्चर जोड़ देता है, तो टोटल 3 और 1 4 कार्बन हो जाता है, जो कि गलत होता है। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्या है फंक्शनल ग्रुप का वो, उसके बाद बनाने के बाद कई गो कार्बन और चाहिए प्रोप बनाने के लिए, वो चीज़ सोचिए। जैसे एक ये पहले बना लिए और देखिए प्रोपेनॉल के लिए और 2 चाहिए, तो 3 हो जाएगा। अब जहाँ बचा उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रोपेनॉल। अब देखिए इसका फॉर्मूला किस तरह हो जाएगा, C2H का डबल का 2 से ज़्यादा नहीं, एक ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 5, CHO, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला प्रोपेनॉल का। अब देखिए ब्यूटेनॉल में आते हैं, तो ब्यूटेनॉल में तो सबसे पहले वो बना लीजिए आप। अब कितना और चाहिए, 3 चाहिए, 1 2 और 1 3। अब सब जगह क्या लगा दीजिए हाइड्रोजन। बहुत आसान है ये सब, बस आपको समझना है। ठीक है, तो अब इसका सूत्र यदि बनाना 1 2 3, तो C3H होना चाहिए था कितना, 3 दूनी 6 और 2 8, लेकिन यहाँ 7 होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा CHO। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड का। चलिए अब आगे आते हैं, आपका है किसका, कीटोन का। कीटोन ऐसा है
जिसका सूत्र इस तरह होता है CO अरे से, मतलब दोनों तरफ ये लगेगा, दोनों तरफ इसका बॉन्ड आगे साइड भी और पीछे साइड दोनों साइड इसका बॉन्ड लगा हुआ है। लेकिन इसका यदि स्ट्रक्चर बोलेंगे तो C डबल बॉन्ड ऊपर में O और इधर से इस तरह इसका बनेगा। तो कीटोन है तो देखिए कम से कम तो 3 कार्बन का होना आवश्यक है, तब जाके ये बीच में आ पाएगा, इसीलिए इसमें कम से कम 3 कार्बन का होता है, इसीलिए हम लोग प्रोपेनेन से चालू किए। तो देखिए सबसे पहले वही चीज बना लीजिए आप, ये हो गया कीटेन का। अब देखिए प्रोप मतलब 3, एक इधर एक इधर, अब सब जगह क्या लगा दीजिए हाइड्रोजन, तो इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। अब देखिए इसका यदि सूत्र जानना है प्रोपेनॉन का, तो देखिए इधर क्या है CH3, फिर बीच में क्या है CO, फिर बाद में क्या है CH3, इस तरह इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोपेनॉन का। ठीक है, इसी तरह ब्यूटेनॉन का तो सबसे पहले बीच वाला बना लेंगे, क्योंकि ये कार्बन लेके आएगा। और कितना कार्बन चाहिए, और चाहिए आपका 3 कार्बन, तो एक इधर दे देते हैं, 2 इधर दे देते हैं, इधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये बन गया ब्यूटेनॉन का। ठीक, इसका यदि हम लोग बनाएं क्या हो जाएगा, C2H5 इधर C2H5, फिर बीच में CO, फिर CH3। देखिए ये हो गया C2H5, ये हो गया बीच में CO और फिर ये CH3, इस तरह करके बनाते हैं। ठीक है, अब आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसमें लास्ट में लगता है ओइक अम्ल, तो ओइक मतलब समझ जाएंगे, जैसे प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो अब देखिए प्रोपेनोइक मतलब सबसे पहले तो इसका ये बना लीजिए, इसका लास्ट में आता है COOH। तो इसको कैसे, इसका स्ट्रक्चर बनता है जैसे C ऊपर में O और फिर इधर OH, इस तरह बनता है, तो COOH हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो बना लीजिए आप, तो वो बनाएंगे तो पहले तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हम लोग का चाहिए, प्रॉप मतलब 3, 1 2 और यहाँ एक पहले से 3 हो गया। अब देखिए सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रॉप है। देखिए इधर यदि बोलेंगे C2H5 और COOH, ये बन जाएगा इसका सूत्र। ठीक है, अब इधर आता है ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक मतलब पहले तो इसका सूत्र बना दीजिए, अब 1 है और 3 चाहिए, ब्यूट मतलब होता है 4, तो सब जगह क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका ब्यूटेनोइक अम्ल। अब ब्यूटेनोइक अम्ल का यदि सूत्र बनाना है तो देखिए C3H7 COOH, ये बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल। सब सोचते हैं कि यहाँ C3 आ रहा है और यहाँ ब्यूट मतलब 4 होता है, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि C बाद में भी 1 है, तो यही मिला के कितना हो जाता है, टोटल 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा प्रक्रियात्मक समूह कंप्लीट। अब आते हैं समजातीय श्रेणी। अब देखिए समजातीय श्रेणी नाम से ही पता चलता है, सम मतलब समान, जात मतलब जातीय, वही जात समान जात का रहे, जैसे अल्केन का जितना भी रहे, जैसे आपका मेथेन एथेन प्रोपेन जितना भी रहे सब लाइन बाय लाइन सब एक जात का है। उसी तरह एल्कीन पूरा जितना भी ग्रुप का है डबल बॉन्ड वाला सब एक जात का है। इसी तरह एल्काइन जितना भी है सब एक जात का है, और जितना भी फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग पढ़े जिसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह, सबका एक उदाहरण खाली हम ले लेते हैं अल्कोहल का, कोई भी हम लोग लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक हम लोग उदाहरण ले रहे हैं अल्कोहल। देखिए इसका यदि हम लोग निकालें C2H5, ये हो जाएगा एथेन का। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपेन का। ठीक है, इसी तरह ये वाला हो जाएगा एथीन का, ये हो जाएगा प्रोपीन का। ठीक है, ये हो जाएगा एथाइन का, ये हो जाएगा प्रोपाइन का। ठीक है, ये हो जाएगा एथेनॉल का, नहीं यहाँ एक है तो हो जाएगा क्या, मेथेनॉल का, ये हो जाएगा एथेनॉल का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नामकरण कर दिया। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन में अंतर कितना है, 1 कार्बन का। देखिए 2 था 3 हुआ, तो 1 कार्बन का अंतर है। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का कितना अंतर है, CH2, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पूरी अंतर आ रहा है CH2 का। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए 1 कार्बन का, यहाँ बोलेंगे तो फिर से यहाँ 2 का, तो बोल सकते हैं यहाँ भी अंतर CH2 का। यहाँ भी ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ एक C
और यहाँ H2 का तो CH2 का। और यहाँ यदि हम लोग देखें तो C कार्बन 1 आया और देखिए यहाँ हाइड्रोजन भी 2 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रक्रिया क्या बोलते हैं कि समजातीय श्रेणी उसको बोलते हैं जिसमें सबका अंतर क्या हो, अपने जात का अंतर जो होगा वो हमेशा क्या हो, CH2 हो। ठीक है, तो देखिए यही चीज को हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी। देखिए यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिक है ये ऐसा श्रृंखला, मतलब ऐसा लाइन बाय लाइन रखा हुआ है कि में स्थित कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करें। मतलब एक ही प्रकार के अल्कोहल है तो अल्कोहल, कीटोन है तो कीटोन, मतलब एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह जो है उसके जगह पे क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। समझ में आया? इसका जो डिफरेंस होता है, ये दोनों का जो अंतर होता है वो हमेशा CH2 का होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अब चलिए देखते हैं एक लास्ट, अब जितना पढ़े उसको अब बस रिवीजन। तो देखिए क्या है, अल्केन। अल्केन जो था, जो शुरू में आपको बताया था, वो सिंगल बॉन्ड वाला होता था। तो याद करेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जितना भी है सब अल्केन। लास्ट में क्या आता है, एन। और देखिए एल्कीन। एल्कीन उसमें बोलते हैं जिसमें लास्ट में इन लगने लग जाए, जो डबल बॉन्ड वाला होता है, आपको पता ही होगा। जैसे हो गया मैथिन नहीं होता इसमें, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, ये हो गया एल्काइन। एल्काइन उसको बोलते हैं जिसका लास्ट में आइन आए। आइन जैसे हो गया प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब पेंटाइन, सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्काइन। अब आते हैं हेलो अल्केन। अब यहाँ से आपका क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह है। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें आएंगे हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में क्या बोले थे, पहले लग जाता है क्लोरो या ब्रोमो, जो आपका क्या बोलते हैं कि हेलोजन ग्रुप जो जुड़ा है उसके आधार पर। इसका देखिए इस तरह से इसका सिंबल होता है, Cl लास्ट में जुड़ेगा या Br लास्ट में जुड़ेगा। देखिए Cl या लास्ट में Br जुड़ रहा है, एगो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके। एल्कोहल, एल्कोहल का लास्ट में ऑल आता है, देखिए सब में आया, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, लास्ट में ऑल आ रहा है। और लास्ट में क्या जुड़ता है, OH, देखिए इसमें OH जुड़ा है। ठीक है, अब आते हैं अगला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखेंगे लास्ट में एल आता है, देखिए एल जुड़ा है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एल जुड़ी है इसमें। इसमें देखिए देखेंगे तो लास्ट में क्या जुड़ता है, CHO। CHO का देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसीलिए देखिए सब में ये जुड़ा हुआ है, CHO भी देखिए। और यहाँ पे लिखेंगे तो CHO लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन को यदि हम लोग देखेंगे तो लास्ट में ऑन आता है, तो देखिए इसमें ऑन आता है, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है, ऑन आया। और यहाँ पे यदि देखेंगे तो दोनों साइड में इसका क्या होता है, ये बीच में जुड़ने वाला है, कीड़ा है बीच में जुड़ेगा, याद रखिएगा, कीट, कीड़ा, कीटोन बीच में जुड़ेगा। ठीक, और इसका जैसे इस तरह होगा तो देखिए दोनों साइड में रहेगा इसका, और ऊपर में इस तरह स्ट्रक्चर रहेगा, तो देखिए यहाँ बीच में आ रहा था, तो इस तरह से इसका हम लोग बनाते हैं। अब लास्ट जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि बोलेंगे तो ओइक अम्ल। ठीक है, तो ओइक अम्ल में यदि देखेंगे तो COOH। ठीक है, तो COOH होता है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है, COOH, तो COOH। देखिए इसमें देखिएगा तो ओइक किस तरह जुड़ता है, प्रोपेनोइक अम्ल, देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, और इसमें देखिए लास्ट में COOH रहेगा, और इसमें, और ये तीनों में जो होता है याद रखिएगा, पहले से एक कार्बन लेके आता है, तो जितना बोलेगा उससे एक कम कार्बन लेना है हम लोग को। क्यों? क्योंकि पहले से एक कार्बन लेके आता है। तो आप बोल सकते हैं कि इसी के साथ हम लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पूरा चैप्टर अभी नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर 2 पार्ट में होगा। तो ये पहला पार्ट ये चैप्टर का है, ये कंप्लीट हो गया है। लगभग हम लोग पूरा चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका बस हम लोग का रासायनिक गुण जो है वो हम लोग को गुणधर्म जानना है कार्बन का। बाकी सारा इसके बाद, वो चैप्टर के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब वो टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए आपको यदि मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जितना हो सके मेरा चैनल, और क्या बोल सकते हैं कि हमको और मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिलने पे और मैं इस तरह का वीडियो आपका लाऊंगा, ताकि शॉर्ट वीडियो में कम समय में आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा। यदि एग्ज़ाम टाइम कभी भी ये एक बार आप देख लें तो आपको फिर देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से बताया गया। तो देखिए आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए।